हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी व्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 10 को पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों ने सेक्शन 9 तक कवर कर लिया है। आज 10 देखते हैं कि 10 क्या पढ़ना है हमको। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सेक्शन 10 का रोल क्या है हमारे एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं जे में, या एचजीएस हुआ या एपीओ हुआ, इन सभी जगह सेक्शन 10 का रोल क्या है। सेक्शन 10 देखिए कायदे से पढ़ा भी जा सकता है और नहीं भी पढ़ा जा सकता है। ठीक, सेक्शन 10 आपका प्री में ही पूछा जाता है और कभी कभी आपके मेन से पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट तब हमारे लिए हो जाते हैं जब वो एक बार पूछे जा चुके हैं। जब तक नहीं पूछे जाते तब तक तो वो इम्पोर्टेंट नहीं रहते, बट जिस दिन वो पूछ लिया जाता है वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 2 एविडेंस का नहीं पूछा जाता था, ज़्यादा अधिकतर लड़के नहीं पढ़ते थे, बट जिस दिन से वो पूछा गया किस डेट को वो रिवील कर दिया गया सेक्शन 2 एविडेंस का, उस दिन से वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो स्टूडेंट हैं कोई सेक्शन पढ़ें या ना पढ़ें, सेक्शन 2 जरूर पढ़ेंगे क्योंकि वो पूछा गया है। अब पूछ लिया गया तो वो इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए सेक्शन 10 देखिए प्री के हिसाब से तो है इंपॉर्टेंट है, एक लाइन का याद करना है आपको, बट मेंस में ये अधिकतर नहीं पूछे जाते हैं। सेक्शन 10 उनको छोड़ जाते हैं, इग्नोर कर दिया जाता है। बट देखिए कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब कि सेक्शन 10 को आयोग द्वारा पूछ भी लिया जाता है और उस टाइम लड़के असमंजस में पड़ते हैं कि अब क्या करें या ना करें, और करें तो क्या करें, इसमें क्या लिखें, हम इसमें आता तो कुछ है ही नहीं। अभी तक तो हमने सिर्फ प्री का पढ़ा था, इसका क्या लिखना है कभी ध्यान ही नहीं गया मेरा। तो इस हिसाब से आप थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत सेक्शन 10 के विषय में आप जानते रहिए कि कभी न कभी मान लीजिए खुदा न खास्ता कभी पूछ ही लिया गया आयोग द्वारा कि बताइए सेक्शन 10 के बारे में आप क्या जानते हैं। सेक्शन 10 जो षड्यंत्र से संबंधित है उसके विषय में 4 लाइन लिखिए, 50 शब्दों का लिखिए, 100 शब्दों का लिखिए, ऐसे करके मान लीजिए कभी पूछ लिया गया तो उतना आप लिख सकें। तो आइए सेक्शन 10 के विषय में देखते हैं। ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा ही रहेगा, उसी को हम लोग कवर करते हैं। पहली चीज़ आप जानिए कि सेक्शन 10 में प्री में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और पूछा जाता है तो आप पकड़ेंगे कैसे, ये बड़ी बात है। सिर्फ एक शब्द आप पकड़ेंगे और उसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में यदि कोई क्वेश्चन पूछा गया, प्री के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, और उस लाइन में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें षड्यंत्र शब्द का अगर उल्लेख कर दिया गया कहीं भी, तो षड्यंत्र आप मान के चलिएगा कि यह सेक्शन 10 की बात कर रहा है। किसकी? सेक्शन 10 की बात कर रहा है, क्योंकि पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में षड्यंत्र शब्द का उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये षड्यंत्र जो शब्द है इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया। तो आप प्री आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सही करके आएंगे। रही बात मेंस की, क्या लिखेंगे, तो थोड़ा बहुत आप जो मैं लिखा हूँ उसको समझा देता हूँ, उसी को बनाकर आप लिख दीजिएगा, अच्छा खासा आप नंबर भी ले जाएंगे। तो चलिए सेक्शन 10 को देख लेते हैं हम लोग। सेक्शन 10 एक लाइन में कहें तो ये षड्यंत्र की बात करता है। सेक्शन 10 में यह कहा गया है कि जहाँ जो लाइन है इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। जहां युक्त आधार है कि 2 या 2 से अधिक, ध्यान रखिएगा, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने अपराध करने के लिए षड्यंत्र किया है, तो उसके सामान्य आशय के विषय में यदि उनमें से किसी ने जब प्रथम बार ऐसा आशय धारण किया था तो उसके पश्चात यदि कुछ कहा, किया या लिखा तो यह बात षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए तथा
षड्यंत्र का पक्षकार उनमें से कोई था के संदर्भ में सुसंगत होगी। सुसंगत की बात की गई, ठीक है, सुसंगत होगी। भले ही, ध्यान रखिएगा, भले ही आपस में एक दूसरे के प्रत्येक कार्य या आचरण से परिचित न रहे हों, इंपॉर्टेंट, परिचित न रहे हों। अब आइए देखते हैं, धीमे धीमे जानते हैं क्या क्या चीजें हैं सेक्शन 10 में, क्या बातें कही जा रही हैं। सेक्शन 10 में यह कहा गया, जहां युक्त आधार है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने अपराध करने के लिए षड्यंत्र किया है, यहां तक है। इसमें षड्यंत्र, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि षड्यंत्र क्या एक व्यक्ति कर सकता है? नहीं, षड्यंत्र के लिए कम से कम दो व्यक्ति चाहिए और अधिक से अधिक चाहे जितने हो सकते हैं, बट कम से कम दो व्यक्ति चाहिए जो कि षड्यंत्र कर सकें, एक हम और एक और, या एक हम या एक आप, तो दो व्यक्ति षड्यंत्र के लिए चाहिए, ठीक। तो ये याद रहे कि षड्यंत्र के कितने व्यक्ति चाहिए, पूछा जा सकता है, पता रहे आपको कि षड्यंत्र के लिए दो चाहिए या दो से अधिक भी हो सकते हैं, बट मिनिमम की बात की जाए तो दो और मैक्सिमम की बात की जाए तो दो से अधिक। दो से अधिक व्यक्तियों ने अपराध, कैसा अपराध? आईपीसी वाला, आईपीसी में जो अपराध बताए गए हैं उनसे संबंधित कोई अपराध कारित करता है, ठीक है, अपराध करने के लिए षड्यंत्र किया है। कौन सा षड्यंत्र? षड्यंत्र का मतलब क्या है? यहां षड्यंत्र का मतलब है आईपीसी का सेक्शन 120A, ये 120A आपराधिक षड्यंत्र, ठीक है, ये मतलब षड्यंत्र 120A। आप ये हमें बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि सेक्शन 120A को किस अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है, आप ये बताइएगा हमें। चलिए, तो षड्यंत्र किया है, ठीक है, सेक्शन 120A के तहत दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने अपराध करने के लिए षड्यंत्र किया है, तो उसके सामान्य आशय के विषय में, सामान्य आशय, कैसा सामान्य आशय? सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी, ठीक है, ये सेक्शन 34 वाला सामान्य आशय, दो और दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर कोई अपराध कारित करते हैं सामान्य आशय के अग्रसर के दौरान, अग्रसर में, ठीक है, तो ये बात सामान्य आशय सेक्शन 34 आईपीसी का के विषय में, यदि उनमें से किसी ने जब प्रथम बार ऐसा आशय धारण किया था तो उसके पश्चात यदि कुछ कह रहे हैं, कर रहे हैं या लिख रहे हैं, तो यह बात क्या होगा? षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए तथा षड्यंत्र का पक्षकार उनमें से कोई था के संदर्भ में सुसंगत होगी। तो देखिए, कोई भी षड्यंत्र किया जा रहा है तो उनमें कम से कम दो व्यक्ति होंगे या दो से अधिक व्यक्ति कोई अपराध करने के लिए क्या करते हैं? षड्यंत्र करते हैं, ठीक। दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, कोई अपराध करने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक, षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उसके सामान्य आशय, देखिए, कोई भी षड्यंत्र किया जाता है तो कुछ लोगों को मिलाकर सामान्य आशय बनता है। सामान्य आशय क्या है? जैसे इसके विषय में मैं बता रहा हूं, ठीक है। सामान्य आशय, सामान्य आशय के संदर्भ में क्या, जैसे कि चार लोग हैं, A, B, C, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? एक है D नामक व्यक्ति है, D नामक लड़का है, A, B, C, ये तीनों आपके स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, और D भी है स्टूडेंट, तो A, B, C, D, ये चारों लड़के स्टूडेंट हैं, ये पढ़ाई करते हैं। बट D जो है बहुत ही तेज तर्रार लड़का है, बहुत तेज तर्रार लड़का है, पढ़ाई में अव्वल एकदम, और ये लोग नालायक टाइप में हैं, A, B, C, पढ़ाई से लेना देना नहीं है, और ये लोग जलते हैं, और ये लोग एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं एक साथ मिलके कि चलो भैया D को खत्म करना है, हमें मारने की प्लानिंग बनाते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अपराध करने की तरफ अग्रसर है, ठीक है,
आगे बढ़ रहे हैं किसी चीज सामान्य आशय के विषय में। सामान्य आशय क्या है इनका? इन तीनों का इंटेंशन डी को मिटा देना है, हटा देना है, मार डालना है। तो ये सामान्य आशय के अग्रसर में कोई अपराध कारित करने के लिए ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तीनों लोग षड्यंत्र किया सामान्य आशय के अग्रसर में कि ये इनको हटा देना है। अब क्या हुआ कि ए द्वारा क्या कहा गया? ए द्वारा कहा गया कि भाई ए ने ही प्लानिंग की, सबको मिलाकर ए बी सी के सभी को बैठाकर प्लानिंग की कि भाई डी को हटा देना है। तो इन्होंने क्या कहा? ये कहा इन्होंने, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया? कहा। सामान्य आशय हमने बता दिया क्या है, तीनों लोगों का सेम इंटेंशन है, इनको मिटा देना। तो ये सामान्य आशय के विषय में हो रहा है। ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा। तो कहा, ए ने क्या कहा सबसे कि भाई ये तेज तर्रार लड़का है, इसको मिटा देना है, ये ए ने कहा। बी को क्या किया? बी ने क्या काम किया? बी ने किया कि एक गाड़ी को उपलब्ध कराई कि जैसे ही डी क्लास में से पढ़ के निकलता है हम उसको किडनैप कर लेंगे। गाड़ी का इंतजाम डी ने किया। ये क्या इंतजाम किया है? ये चीजें इसने किया, ये चीजें इसने किया। ठीक है, गाड़ी का इंतजाम किया बी ने, कहा कि जैसे निकलेगा वैसे किडनैप कर ले जाएंगे हम। फिर क्या किया? सी ने क्या कहा? सी ने कहा कि भाई देखिए जैसे ही वो क्लास से निकलेगा हम वहीं बैठे रहेंगे और आपको मैसेज कर देंगे, मोबाइल में मैसेज कर देंगे कि भाई वो निकल गया है। तो सी ने क्या किया? लिखा है, मैसेज लिखा। ए ने कहा, बी ने किया गाड़ी का इंतजाम, सी ने मैसेज टाइप किया। तो इन लोगों ने क्या किया? षड्यंत्र रचते हुए और वह सामान्य आशय के विषय में आगे कार्य इन्होंने काम को अंजाम दिया। ठीक है, यहीं पे इनकी अगर मृत्यु कारित कर देते हैं तो इन तीनों को एक ही दंड से दंडित किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ तो मान लीजिए तीनों लोग साथ में बैठ के कर रहे हैं, मान लीजिए साथ में न बैठकर सिर्फ ए और बी द्वारा किया जाता और सी को ये भी हो सकता था कि सी कोई अपरिचित व्यक्ति होता और ये बता दिया जाता कि ऐसी ऐसी प्लानिंग है और ये चीज़ करना है, भले ही इसके बारे में सी के बारे में ए न जानता हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तीनों उसी षड्यंत्र के अंतर्गत शामिल हैं, उसी षड्यंत्र में शामिल है। इसलिए यहाँ पे अगर सी अपरिचित भी है, ए को सी नहीं जानता, सी को ए नहीं जानता, तो उससे कोई मतलब नहीं है, सभी को एक ही दंड से दंडित किया जाएगा, ये ध्यान रहे। तो ये चीजें हैं आपकी, हमने बताया दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या कर रहे हैं, अपराध के लिए षड्यंत्र करते हैं। तो उसके सामान्य आशय के विषय में, सामान्य आशय हमने बताया यहाँ पे के विषय में, यदि उनमें से किसी ने भी ए बी सी किसी ने भी जब प्रथम बार ऐसा आशय धारण किया कि भाई उस व्यक्ति को डी को मारना है, ध्यान रखिएगा, ऐसा धारण किया तो उसके पश्चात यदि कुछ कहा, धारण किया, पहले धारण किया कि मारना है, ये आशय, आशय पहले आता है, देखिए काम बाद में होता है, पहले आशय इंटेंशन आएगा कि पहले इंटेंशन आया कि ये काम करना है, कहीं आपको जाना है तो आपके मन में आएगा फला जगह जाना है, ऐसा नहीं कि पहुंच जाएंगे तब आपको याद आएगा, पहले आप सोचते हैं तब उसके बाद जाते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, इंटेंशन आया, उसके बाद आपने क्या किया, कहा या किया काम या लिखा। कहा मतलब कहा, सबको बैठा के फला को मारना, किया गाड़ी का इंतजाम किया, लिखा मैसेज टाइप किया, ठीक है, लिखा। तो यह बात जो उन्होंने किया, ध्यान दीजिएगा, तो यह बात षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए, क्या षड्यंत्र का अस्तित्व क्या है, यह साबित करने के लिए कि तीन लोग इकट्ठा हुए थे, तीनों लोगों ने ये काम किया, इन्होंने कहा था, इन्होंने गाड़ी का इंतजाम किया, इन्होंने मैसेज किया था, ठीक है, ये सब चीजें षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए, तथा षड्यंत्र का पक्षकार उसमें से कोई था के संदर्भ में सुसंगत होगी, रिलेवेंट होगा। ठीक है, लास्ट में हमने एक चीज बताई थी आपको कि भले ही, ये ध्यान दीजिएगा, भले ही यहां पर भले ही वे आपस में एक दूसरे के प्रत्येक कार्य या आचरण से परिचित न रहे हों, ठीक है, यहां तो मान लीजिए परिचय था, परिचित थे, बट ऐसा भी हो सकता है कि यह इससे परिचय ना हो रहा हो, ये सिर्फ इतना काम किए कि भाई इनको मारना है, इन दोनों में हुआ,
आपका कॉमन इंटेंशन बना कि इनको मारना है, और आगे बी ने कहा सी से कि भाई तुम कुछ और पिस्तौल खरीद लेना या जो भी खरीद लेना और इनको ठोक देना। तो क्या हुआ, ये भले ही ए द्वारा सी को न पहचाना गया हो या सी ए को नहीं जानते हैं, बट फिर भी ये सभी लोग उस कार्य के लिए, उस अपराध के लिए, उस हत्या के लिए दायी माने जाएंगे। ठीक, ये था आपका। अब देखिए इतनी चीजें आपसे इसमें संबंधित है, और कुछ और चीजें हैं। इसका दृष्टांत इंपॉर्टेंट है, दृष्टांत इसी से संबंधित मिलता जुलता है। आप पढ़ लीजिएगा, कोई दम नहीं है, आराम से पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। अच्छा, एक षड्यंत्र से संबंधित एक मामला है इसमें कि षड्यंत्र में किसी पक्षकार द्वारा, षड्यंत्र में किसी पक्षकार द्वारा किया गया कोई कार्य तभी साक्ष्य के रूप में माना जाएगा जब वो कार्य सामान्य आशय के अग्रसर में किया गया हो। ठीक है, षड्यंत्र में किसी पक्षकार द्वारा किया गया कोई कार्य, षड्यंत्र में किसी पक्षकार द्वारा किया गया कोई कार्य तभी साक्ष्य के रूप में माना जाएगा जबकि वह कार्य सामान्य आशय के अग्रसर में किया गया हो। ये किस केस में कहा गया था? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस है, ये आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई के मामले में कहा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, सेक्शन 10 पे आधारित, ध्यान दीजिएगा। आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई में कहा गया था, और न्यायाधीश कौन थे ये भी याद रखिएगा, लॉर्ड डैनमैन ये न्यायाधीश थे। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 10 से संबंधित जो भी चीजें, ये 4 केसें हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी प्री के हिसाब से भी पूछी जा सकती हैं कि ये अगर केस है जो ये किस सेक्शन से संबंधित, जैसे आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई, ये किस केस से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 10 से संबंधित है। मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर, प्रिवी काउंसिल का मामला है, ये भी सेक्शन 10 से संबंधित है। शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये भी 10 से संबंधित है। एंड लास्ट बद्री प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट का मामला, ये भी सेक्शन 10 से संबंधित है। अब देखिए एक चीज और आता है कि सेक्शन 10 में लोग सेक्शन 10 तो पढ़ लेते हैं, बट उन्हें ये नहीं समझ में आता सेक्शन 10 में सुसंगत क्या है, आखिर क्या चीज सुसंगत है उसमें। यहां तक कहा गया ना सुसंगत होगी, तो क्या सुसंगत होगी यही नहीं समझ में आता इनको, काफी लोगों को नहीं समझ में आता। तो सुसंगत क्या है ये मैं बता रहा हूं आपको। इसमें देखिए सेक्शन 10 के अंतर्गत कोई भी चीज जो सामान्य आशय के विषय में, सेक्शन 10 के अंतर्गत कोई भी चीज जो सामान्य आशय के विषय में कही गई है या की गई है या लिखी गई है, तो जो कही गई, की गई या लिखी गई है, तो वो सभी चीजें सुसंगत होगी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिस व्यक्ति द्वारा यह कही गई, की गई या लिखी गई है, और वह व्यक्ति उस चीज में सम्मिलित रहा हो। सेक्शन 10 में कोई भी चीज जो सामान्य आशय के विषय में कही गई है, की गई है या लिखी गई हो, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, ध्यान दीजिएगा, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा यह सब चीजें कही गई हैं, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उन सब में सम्मिलित हो, तभी वो चीजें सुसंगत मानी जाएगी। ध्यान से समझिए, सेक्शन 10 में वो चीजें सुसंगत, सेक्शन 10 में चीजें सुसंगत तब होंगी जब उस व्यक्ति द्वारा कही गई, की गई या लिखी गई है, और वह व्यक्ति जो ऐसा कह रहा है या कर रहा है या लिख रहा है, वह व्यक्ति उसमें सम्मिलित हो, उस षड्यंत्र में सम्मिलित है, तभी वह चीजें सुसंगत मानी जाएंगी। ठीक, क्लियर? तो यही चीज कहा गया है कि सेक्शन 10 में सुसंगत क्या होगा। सेक्शन 10 में वही चीजें सुसंगत जब उस व्यक्ति द्वारा जो कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित है, उस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, किया गया है, लिखा गया है कोई चीज, तब वो चीजें सुसंगत मानी जाएगी, अन्यथा वो सुसंगत नहीं मानी जाएंगी यदि वो षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं है तो। ठीक, ये चीजें। अब इसमें एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट ये है
कि सेक्शन 10 में एजेंसी का सिद्धांत, अभिकरण जिसे हम कहें, अभिकरण, ये अभिकरण की बात की गई है, एजेंसी, ठीक है, एजेंसी, अभिकरण का सिद्धांत, एजेंसी का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एजेंसी, ठीक। तो सेक्शन 10 जो है वह अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, अभिकरण का सिद्धांत, यहां रख लीजिए, अभिकरण का सिद्धांत, ठीक है, ये अभिकरण का सिद्धांत, ये सेक्शन 10 पर आधारित है। ये किस मामले में कहा गया? यह कहा गया था शार्दुल सिंह के मामले में। ध्यान रखिएगा, ये इसमें कहा गया था। अभिकरण का सिद्धांत सेक्शन 10 के अंतर्गत क्या है? आधारित है। सेक्शन 10 अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ये आपका शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में कहा गया सुप्रीम कोर्ट का मामला है। ध्यान रखिएगा, अभिकरण का सिद्धांत। अब बात करते हैं अभिकरण क्या होता है, ये देखते हैं। ये क्या है? एजेंसी। एजेंसी देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध या अवैध कार्य, जब कोई व्यक्ति किसी अपराध या अवैध कार्य को करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं। जब कई व्यक्ति किसी अपराध या अवैध कार्य को करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं। उसी को अभिकरण कहा गया है, एजेंट, अभिकरण, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि हमने बताया षड्यंत्र में कई व्यक्ति हैं, तो कई व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं? एजेंट हैं। जैसे नहीं कहा जाता है, जब आप टॉट पढ़ते हैं, मालिक जो है वो अभिकर्ता के प्रति दायी है कि भाई जो एजेंट आपके नौकर हैं उन्होंने कुछ किया तो मालिक उसके लिए दायी होगा। तो उसी तरह यहाँ भी है कि वे एक दूसरे के एजेंट माने जाते हैं, ठीक है। उसी को अभिकरण का सिद्धांत कहा जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। सेक्शन 10 में इतना पढ़ना था आपको, ये हमने बता दिया कि सेक्शन 10 है क्या। तो थोड़ा सा इसमें आप पढ़ लीजिएगा, इतना पढ़ लीजिए कि आप मेंस में लिख सकें। इतना पढ़ लीजिए आप, मेन पॉइंट आप लिख लीजिए। जो मैंने बोला कि कम से कम वो पॉइंट आप जो लिखेंगे उसमें आना चाहिए। यही हाईलाइट है पॉइंट जो है, और ये बातें आपकी सेक्शन 10 में आनी चाहिए जब आप लिखेंगे मेंस में। और 1-2 केस दे दीजिएगा आप, बस सेक्शन 10 आपका हो जाएगा। क्योंकि पूरा एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सेक्शन 10 का, कभी पूछा जाएगा तो उसके साथ और क्वेश्चन लगा के पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम लोग देखेंगे सेक्शन 11 को देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाइएगा, एविडेंस नाम से है, वहाँ सभी वीडियो क्रमबद्ध वहाँ पे पड़ी हुई हैं, वहाँ आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।